वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन में रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताया था। आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। अब उस दिन हमने बात की थी कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो ये डिपेंड करता है कि मैं रहता कहाँ पे हूँ। रहता कहाँ पे हूँ इन द सेंस मैं कितने दिन इंडिया में हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा कि मैं कितने दिन इंडिया में हूँ या कितने दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट क्यों है। रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुझे जो भी इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ वो मैं इनकम कहाँ से अर्न कर रहा हूँ और वो इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है, या हमें कहाँ से पता चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन इनकम अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनकम दो तरीके से जनरेट कर सकता हूँ। एक तो इंडियन इनकम हो सकता है, दूसरा फॉरेन इनकम हो सकता है। फॉरेन इनकम मीन्स मैं कहीं बाहर से इनकम जनरेट कर रहा हूँ, वो इंडिया के बाहर कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि मैं इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं रेसिडेंट हूँ इंडिया में, अगर मैं क्या प्रूव होता हूँ, रेसिडेंट प्रूव होता हूँ इंडिया में, तो मेरे इंडियन इनकम पे भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस मेरे फॉरेन इनकम पे भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब रेसिडेंट प्रूव कैसे होता है वो हम आगे के कंडीशंस में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट प्रूव होता हूँ तो मुझे इंडियन इनकम पे भी टैक्स पे करना है, प्लस फॉरेन इनकम पे भी टैक्स पे करना है। बट अगर मैं नॉन रेसिडेंट प्रूव होता हूँ इंडिया में, मैं क्या होता हूँ, अगर मैं नॉन रेसिडेंट प्रूव होता हूँ तो इंडियन इनकम पे तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, बट फॉरेन इनकम पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है। मीन्स अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो इंडियन इनकम पे टैक्स पे करूंगा और फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं करूंगा। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं रेसिडेंट हूँ या नहीं हूँ, तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स लॉ ने सेक्शंस दिए हैं और उसके अंदर बेसिक कंडीशंस दिए। तो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमें बेसिक कंडीशंस दी गई है। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमें बेसिक कंडीशंस दिया हुआ है। एग्जाम में आपके लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है इन द सेंस अगर आपको याद है तो ये आपके आंसर का वेटेज बढ़ाता है। बट इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो सेक्शन ना लिखें अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन लिखते हैं तो गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो इन केस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके आंसर का वेटेज बढ़ाएगा। तो अगर याद है तो सेक्शन लिखिए, वरना सिर्फ बेसिक कंडीशंस लिख के भी आप छोड़ देंगे तो चल जाएगा। तो बेसिक कंडीशंस में हमारा पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं ही करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ही मीन्स एज अ पर्सन या इंडिविजुअल आप बोल सकते हैं। और हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, प्लस ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स HUF के लिए भी एप्लीकेबल है। बट HUF में ये बेसिकली कर्ता के लिए एप्लीकेबल है, बट बीकॉम या BAF लेवल पे जनरली आपको सिर्फ इंडिविजुअल के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस में पहला कंडीशन यहाँ पे ही में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट ही मीन्स ऐसा नहीं कि ये किसी लेडीज को या गर्ल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ही, बट ये हर एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। ही शुड बी इन इंडिया, यहाँ पे आप ही के बदले पर्सन भी बोल सकते हो। ही शुड बी इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन हमें क्या बोलता है कि हम जिस पर्सन के बारे में भी बात कर रहे हैं वो कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए, कम से कम 182 डेज वो क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है, और सेकेंड कंडीशन बेसिक कंडीशन हमें क्या बोलता है, ही शुड बी इन इंडिया for 60 days or more during previous year। इंडिया में हमें कितने दिन रहना है, 60 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एंड मतलब अगर हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों इन द सेंस 2 का A बोल सकते हैं और 2 का B। मतलब हम अगर 60 दिन इंडिया में हैं तो हमें सेकंड कंडीशन ये भी देखना पड़ेगा कि ही should be in India for 365 days or more during 4
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर मैं सेकंड कंडीशन पे आता हूँ तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, इनकम टैक्स लॉ में हमें क्या बोला गया है कि इंडिया में कितने दिन वो बंदा रहना चाहिए, 60 डेज और मोर। उसके अलावा हमें ये सेकंड कंडीशन भी इसमें फुलफिल करना पड़ेगा कि ही शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर, मतलब इंडिया में कम से कम वो कितने दिन रहने चाहिए, 365 डेज। बट कब, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मीन्स फॉर एग्जांपल अपने ईयर के लिए अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरा 1920 अगर मैं प्रीवियस ईयर मानता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1920 है तो मेरा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो जाएगा मेरा 2018-19। फिर उसके आगे अगर हम जाएंगे तो 17-18। इन ऐसे हमें क्या करने हैं, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लेने हैं, उसमें कितने डेज होने चाहिए, 365 डेज और मोर। अभी मैंने आपको बेसिक कंडीशंस के बारे में बताया, तो बेसिक कंडीशन में क्या है, अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर आपका पहला बेसिक मीन्स पूरा हो रहा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। बट अगर सेकंड भी फुलफिल नहीं हो रहा है, सेकंड बेसिक कंडीशन में हमें दोनों देखना पड़ेगा, 60 डेज वाला क्राइटेरिया भी और 365 डेज वाला क्राइटेरिया भी। अगर दोनों फुलफिल हो रहा है तो हम सामने वाले बंदे को बोल सकते हैं कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है। बट मान लो बेसिक कंडीशन 1 भी फुलफिल नहीं हो रहा है, 2 भी फुलफिल नहीं हो रहा है, इन दैट केस हम डायरेक्टली सामने वाले को बोल सकते हैं कि वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। बट अगर दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन 1 या बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सामने वाला रेसिडेंट इन इंडिया है। अब रेसिडेंट इन इंडिया है तो कौन से टाइप का है, फर्दर हमें वो देखना पड़ेगा। तो अगर फर्दर रेसिडेंट इन इंडिया है तो हम देख सकते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सॉरी फॉर दिस बिकॉज हमने ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्मेट अप्लाई किया ताकि आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ सके। तो अगर सामने वाला बंदा रेसिडेंट है तो किस टाइप का रेसिडेंट है वो हमें देखना पड़ेगा, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या कंडीशंस है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या कंडीशंस है। ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो रेसिडेंट प्रूफ नहीं होता तो डायरेक्टली हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ये प्रूफ करने के हमें जो कंडीशंस लगेंगे उसको हम एडिशनल कंडीशंस बोलते हैं, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के हिसाब से हमें फॉलो करने हैं। तो ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में मैं एटलीस्ट 2 बार क्या होना चाहिए, रेसिडेंट प्रूव करना चाहिए। मीन्स जिसके लिए भी हम क्राइटेरिया देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 में से 2 बार रेसिडेंट प्रूव होना चाहिए इंडिया में। फर्दर एंड बोला है मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जहाँ एंड बोला वहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। He should be in India for 730 days or more during 7 previous year immediately preceding relevant previous year। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 7 साल में मीन्स हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 7 ईयर्स में वो 730 डेज इंडिया में था या नहीं था। अगर हमारे ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सामने वाला क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट इन केस एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं और क्या नहीं फुलफिल हो रहे हैं, उसके हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड। अभी हमने देखे तो एडिशनल कंडीशंस में हमें देखना होता है कि सामने वाला बंदा रेसिडेंट है या कौन से टाइप का रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके बाद हमारा आता है एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शंस भी आप बोल सकते हो। ये रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 एक्सेप्शंस हमें पढ़ने होते हैं। तो वो पहला है एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो क्या करता है, लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मींस हमारे प्रीवियस ईयर में वो क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, बट उसका पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो बाहर जा रहा है। एनी इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस लिए वो जा रहा है इंडिया से बाहर, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है।
तो उसको हम तभी रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे जब उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना होगा 182 डेज और मोर। मतलब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक क्या बोला है, अगर एक्सप्लेनेशन 1 एक्सेप्शन 1 में वो फॉल होता है, वो इंडिया से बाहर क्यों जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, तो हमें सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन देखना है, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर हमारा पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मींस ऐसा कोई भी जो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, अगर वो क्या करता है, बाहर रह रहा है वो और बाहर से इंडिया आ रहा है, मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ विजिट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो बाहर ऑलरेडी बाहर सेटल्ड है या बाहर रहता है और वहां से कहाँ आ रहा है, इंडिया आ रहा है, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। तो उसको हम कब रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे, जब पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर। मतलब अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो हम उसको क्या मानेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन फॉलो करना है, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कोई बाहर का बंदा अगर इंडिया में आ रहा है, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो उसको हम तब रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे जब पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना है, 182 डेज और मोर। सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन ओरिजिन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मीनिंग मीन्स ऐसा कोई भी इंसान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे टैक्स लॉ हमें क्या बोलता है कि मीन्स ऐसा कोई भी इंसान जो या तो खुद या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी, या फिर अगर हम मैटरनल साइड से ले तो मम्मी खुद या फिर उनकी मम्मी या पापा या फिर उनके, हम मीन्स बेसिकली अगर खुद पहले तो हमारे नाना नानी बोल सकते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो मीन्स पर्सन खुद या उसके मैटरनल या पैटर्नल साइड के कोई भी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर क्या हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो, मीन्स इंडिविजुअल खुद या उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ बॉर्न हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स इंडिया बिफोर पाकिस्तान वॉज declared a separate nation and Bangladesh was declared a separate nation, means before 1947। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया बिफोर 1947 पाकिस्तान अलग कंट्री एज अ डिक्लेयर हुआ था। तो मीन्स इंडिया बिफोर 1947 जो भी था, अगर मैं खुद इंडिविजुअल या मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ बॉर्न हुए हैं, इंडिया में बॉर्न हुए, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया। मीन उनका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है, दैट इज 1947 के पहले उनका बर्थ इंडिया में हो गया है, तो मैं बोलूँगा उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।